तो पिछले क्लास में हम लोग फिजिक्स में जो पढ़ रहे थे कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे कि किसी भी अगर कोई तार में अगर I धारा प्रवाहित होता है तो उसके आसपास में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो कोई भी तार है अगर उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, हम लोग चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलता है। तो हम लोग एक फार्मूला देखे थे कि अगर कोई तार में I धारा प्रवाहित होता है तो उसके आसपास में जो R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान उत्पन्न होता है एक dl लंबाई के कारण। कितना हम लोग देखे थे, dl लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग देखते हैं, कितना देखे थे, IDL म्यू नॉट बटे 4 पाई IDL साइन थीटा बटे r स्क्वायर देखे थे। उसी का यूज करके हम लोग निकाले थे कि अगर कोई वृत्ताकार पाथ है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, अगर कोई वृत्ताकार तार है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। नोट्स लिखा है आप लोग? म्यू नॉट I/2r होता है। r क्या होता है, उसका त्रिज्या होता है। r जो होता है उसका त्रिज्या होता है। ये चीज़ हम लोग पढ़े थे। और हम लोग आगे देखे थे कि अगर कोई एक सीधा तार है, अगर एक सीधा तार है तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है r दूरी पर, उसका लंबवत दूरी अगर r है तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कितना हम लोग पढ़े थे, जो पिछले क्लास में पढ़ रहे थे लास्ट में। यही हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में लास्ट में कि अगर कोई एक तार है जो कि एक सीधा तार है, तो सीधा तार से अगर इसके लंबवत दूरी लेते हैं r, तो r दूरी पर अगर यहाँ पे इस बिंदु पर हम क्या करना चाहते हैं, तो इस बिंदु पर अगर हम इस वाले बिंदु पर अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, अगर इसका लंबवत दूरी r है, तो इसके लिए हम क्या किए थे कि जहाँ से ये लंबवत दूरी दिया हुआ था, यहाँ से x दूरी जाने के बाद, यहाँ से यहाँ तक x दूरी जाने के बाद यहाँ से छोटा सा पार्ट ले लिए तार का। ये छोटा सा पार्ट जो लिए उसका लंबाई कितना लिए, dx लिए। तो इस dx लंबाई के कारण यहाँ पर पहले चुंबकीय क्षेत्र लिख दिए। तो कोई भी अगर तार का छोटा सा हिस्सा लेते हैं तो उससे क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए फार्मूला लिखने के लिए। एक तो जो छोटा सा तार लिए उससे यहाँ का दूरी पता होना चाहिए। उसके बाद जो तार का छोटा सा हिस्सा लिए उसका एक दिशा दिखाया जाता है। दिशा किसके दिशा में होता है, ये धारा का दिशा होता है, वही यहाँ पे dx का दिशा होता है। तो dx का दिशा यहाँ पे ऊपर की ओर था और दूसरा यहाँ पे r का दिशा होता है, दूरी का दिशा इस दिशा में होता है। ये दोनों के बीच का जो कोण होता है उसी को हम लोग क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं। तो इतना से हम लोग फार्मूला लिखते हैं, dv बराबर क्या लिखते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर dx है तो यहाँ पर dx लिखे है साइन थीटा बटे r स्क्वायर। तो ये हम लोग फार्मूला लिखे थे। यहाँ पर ये dx लंबाई के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा P बिंदु पर, उसका मान यहाँ पे हम लिखे कि अगर इसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, हमको पता है कि ये पूरा तार के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन पूरा तार के कारण कितना होगा हमको नहीं पता है। लेकिन हमको पता है कि अगर तार का छोटा सा पार्ट लेते हैं तो उससे अगर r दूरी पर रहते हैं तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना उत्पन्न होगा, ये फार्मूला हमको पता है। इसीलिए पहले dx छोटा सा लंबाई ले लिए और इसके कारण यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान उत्पन्न होगा उसको हम यहाँ पे दिखा दिए। अब यहाँ पे बोले थे कि इसको हम क्या करेंगे, जो ये थीटा है, थीटा किसके बीच का कोण होता है, तो ये dx वाला जो दिशा होता है, जो r का दिशा होता है, उसके बीच का कोण होता है। बोले थे कि इस थीटा को हम अल्फा के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो थीटा और अल्फा के रूप में रिलेशन बताए थे किस प्रकार से लिखा जाता है कि त्रिभुज के अंदर हम लोग देखते हैं कि अगर दो आंतरिक कोण होता है और एक इसका बाह्य कोण होता है, तो दोनों आंतरिक कोणों का योगफल बाह्य कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। इसलिए यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 प्लस कितने है, बराबर हो जाएगा, अल्फा के बराबर हो जाएगा। यहाँ थीटा की जगह लिख देते हैं 90 प्लस क्या, अल्फा। तो यहाँ से ये चेंज कर दिए। अब हमको पता है कि ये तो हो गया सिर्फ dx लंबाई के लिए क्या निकाले, चुंबकीय क्षेत्र निकाले, लेकिन ये पूरा तार के कारण हमको यहाँ पे क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो बार बार बताते हैं कि अगर छोटा सा हिस्सा के लिए अगर कोई चीज़ मान निकालते हैं, अब पूरा का निकालना है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर dB को क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए और dB का मान यहाँ पे रख दीजिए, dB का मान यहाँ पे आया हुआ था। अब एक और यहाँ से चेंज किए है, साइन 90 प्लस अल्फा का मान क्या होता है, कॉस अल्फा के बराबर होता है।
मैथ में पूरा डिटेल में समझाए थे कि किस प्रकार से साइन 90 प्लस अल्फा कॉस अल्फा होता है, चाहे साइन 180 डिग्री मतलब साइन पाई प्लस थीटा या साइन पाई माइनस थीटा, वो सबका मान कैसे चेंज होता है, सब चीज़ बताए थे। यहाँ साइन 90 प्लस अल्फा जो होता है कॉस अल्फा होता है, तो यहाँ पर कॉस अल्फा इसके जगह पर लिख दी। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन हमेशा किया जाता है तो जितना भी इसमें जो परिवर्तन होने वाला रहता है, जो भी इसमें ऐसा ऐसा जो मान है जो परिवर्तित होने वाला रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर रखते हैं। अब बाकी जो परिवर्तित नहीं होने वाला रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, ये परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। 4 पाई भी क्या है, फिक्स है, और धारा भी इसमें क्या है, फिक्स है, धारा में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे। इसमें सबके सब यहाँ पे क्या कर लिए, बाहर कर लिए। लेकिन यहाँ पर डी एक्स कॉस अल्फा आर स्क्वायर में परिवर्तन होगा। डी एक्स तो हमने छोटा सा पार्ट लिए है, ये तो पूरा यहाँ पे क्या है, लंबाई को दर्शाना है, तो डी एक्स में तो परिवर्तन होगा ही। ये अल्फा में क्यों परिवर्तन होगा, तो इसको भी समझाए थे कि अगर ये मान लेते हैं कि ये तार है, अगर डी एक्स लंबाई यहाँ नहीं लेके अगर यहाँ लेते, तो डी एक्स लंबाई अगर यहाँ लेते तो यहाँ पर एंगल ये अल्फा से ज़्यादा बनता कि नहीं बनता, ये अल्फा में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और ये जो यहाँ अगर लेते तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो यहाँ पे आर लिए है, आर में ही परिवर्तन होता, तो ये भी क्या है, परिवर्तनशील है, अल्फा भी क्या है, परिवर्तनशील है। तो ये सबके सब परिवर्तनशील है, और जब सबके सब परिवर्तनशील है तो इंटीग्रेशन तभी कर पाएंगे जब सब चर को एक चर के रूप में क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे तब। या तो सबको एक्स के रूप में चेंज कर लो, या सबको अल्फा के रूप में चेंज कर लो, या सबको आर के रूप में चेंज कर लो। लेकिन यहाँ पर तीन को जो दिख रहा है, तीनों चर रहेगा तो इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसे सबको एक चर के रूप में चेंज करना होगा। तो यहाँ पे एक चर के रूप में चेंज करने के लिए तीनों में संबंध हमको पता होना चाहिए। तीनों में संबंध होगा तभी जाके एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिसाइड किए क्या कि सबको अल्फा के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो सबको अल्फा के रूप में इसको चेंज करना है, ये मतलब यहाँ पर डी एक्स है, इसको भी अल्फा के रूप में चेंज करना है, ये आर है, इसको भी अल्फा के रूप में चेंज करना है। इसके लिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा था। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा था। यहाँ पर देखिए तो यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, जो यही कोण क्या है, अल्फा है, और ये क्या है, एक्स है, और यहाँ पे 90 डिग्री है, और ये आर था, और ये कैपिटल आर था। ये लंबाई नहीं बदलेगा, ये कैपिटल आर, इसलिए कि यहाँ से ये लंबवत दूरी है और लंबवत दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये कैपिटल आर था। अब ये अल्फा आर और एक्स, ये तीनों को चेंज करके सबको अल्फा के रूप में लेके जाना है। तो मान लेते हैं पहले एक्स और अल्फा में संबंध निकालते हैं और एक्स को चेंज कर लेते हैं अल्फा के रूप में। तो एक्स को चेंज करना है अल्फा के रूप में, तो ये मेरे पास तरीका क्या है, तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले डिसाइड होता है कि ये जो लंब के सामने वाला भुजा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। जो अल्फा के सामने वाला भुजा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और जो बच जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अब यहाँ से पहले हमको ये दोनों में संबंध निकालना है। अब देखिए जब ये दोनों में संबंध निकालना है तो अब ऐसे इसमें तीसरा ये नहीं आना चाहिए। पहले अगर एक्स और अल्फा में संबंध निकालना है तो उसमें अगर आर भी आ जाएगा तो फिर ये दोनों में संबंध नहीं निकल पाएगा। तो हमको ऐसा कुछ करना है कि सिर्फ ये दोनों टर्म है, ये आ सकता है इसलिए कि ये फिक्स है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो मतलब ये तीनों में रिलेशन मान लेते हैं निकालना है। तो हमको पता है कि ये है लंब और ये है आधार, तो किसके रेशियो में लंब और आधार आता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो कल भी बताया था tan के रेशियो में आता है, इसीलिए यहाँ पर लिखे है tan अल्फा बराबर क्या होता है, x बटे r हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा r tan अल्फा, और r फिक्स है, r अचर पद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये रहेगा। तो अब हमको लेकिन x तो है, लेकिन हमको निकालना क्या है, dx निकालना है। x का मान नहीं निकालना, निकालना क्या है, dx निकालना है। dx निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इधर क्या है, अल्फा वाला चर है, इधर एक्स वाला चर है, जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे अल्फा के रूप में। तो जब भी कोई चीज़ को डिफ्रेंशिएट किया जाता है अल्फा के रूप में तो कैसे लिखते हैं, डी एक्स बटे डी अल्फा, और इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बटे डी अल्फा आर tan थीटा। आर अचर पद है तो डिफ्रेंशिएशन से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर tan अल्फा को डिफ्रेंशिएट करना है, इसका फार्मूला शुरू में ही बताए थे जब स्टार्ट किए थे क्लास की। tan अल्फा या tan थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पर सेक स्क्वायर क्या बन गया, अल्फा बन गया। हमको मान निकालना किसका है, डी एक्स का। इधर डी अल्फा क्या है, भाग में हो जाएगा तो गुना में, यहाँ से डी एक्स का मान निकल के आ गया आर सेक स्क्वायर अल्फा है इंटू डी अल्फा निकल के आ गया। ये तो अब चेंज हो जाएगा, इसके जगह पर अल्फा के रूप में यहाँ पर मान करते हैं। अब दूसरा किसको चेंज करना है, इस आर को चेंज करना है। तो आर यहाँ पर देखेंगे
तो ये इसका कर्ण है। तो r और अल्फा में संबंध निकालना है तो ऑब्वियस है उसमें x नहीं आना चाहिए, तभी जाकर संबंध निकाल सकते हैं। तो हम इसका और इसका यूज करेंगे। तो ये है कर्ण और ये है आधार। तो कर्ण और आधार किसके अनुपात में आता है? तो कॉस के अनुपात में आता है। कर्ण और आधार हम लोग पढ़ते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण होता है। तो यहाँ से वही चीज यूज की है कि कॉस अल्फा बराबर क्या होगा? आधार। आधार क्या है? r है। कर्ण क्या है? स्मॉल r है। तो r बट्टे क्या लिख दिया? r लिख दिया। अब यहाँ से हम उसको इस r को इधर लेके गए तो r cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। हमको r का मान निकालना है तो r बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos अल्फा यहाँ गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो r cos अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ से ये cos अल्फा उल्टा होता है किसके? सेक के। इसको उल्टा करके लिख दिया r सेक थीटा, मतलब इस r का मान निकल गया r सेक थीटा, सेक अल्फा हो गया। ठीक। अब यहाँ पर यही तक लाकर छोड़े थे, अब इसमें सबका मान रखेंगे। तो वही यहाँ पे की है, सबका मान रखे है म्यू नॉट आई बटे 4 इंटीग्रेशन, ये dx का मान रख दिए। dx का मान यहाँ पे आया हुआ था r सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा। उसके बाद क्या था? cos अल्फा, तो यहाँ पे cos अल्फा लिख दिए। नीचे में r स्क्वायर का मान रखना है तो r का मान आया r सेक अल्फा, तो इसका स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करके लिखेंगे तो r स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा हो गया। अब इसमें जो कट रहा है यहाँ पर सेक स्क्वायर अल्फा से सेक स्क्वायर अल्फा एक कट गया। यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे दो आर है, तो एक आर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो अब बचा क्या मेरे पास? यहाँ से ये नीचे में r जो बचा, नीचे में एक r बच रहा है ना, यहाँ पर छोड़े है, नीचे में जो r बच रही थी तो कैपिटल अचर पास है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे, यहाँ पर 4 पाई r आ जाएगा। अब यहाँ इंटीग्रेशन में क्या बच गया? cos अल्फा इंटू डी अल्फा। अब यही फार्मूला हो गया। अब अलग अलग कंडीशन के लिए हम लोग इसमें मान निकालेंगे। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अल्फा पर अब डिपेंड करेगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पे कितना होगा इस वायर के कारण। अब ये वायर कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करेगा। वायर ऊपर की तरफ कितना गया है, नीचे की ओर कितना गया है, उस पर डिपेंड करेगा कि अल्फा का मान कितना होगा। तो अब अलग अलग कंडीशन लेंगे। तो सबसे पहले ये फार्मूला याद रखना है कि बी बराबर होता है म्यू नॉट आई बटे 4 पाई r इंटीग्रेशन कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा। अब पहले यहाँ पे कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर वही तार कैसा कर दे, अनंत लंबाई के तार कर दे। तार को क्या करना है? अनंत लेना है। तो अगर अनंत तक लेना है तार की लंबाई, तो हम अगर दिखाते हैं, इधर भी ऊपर अनंत तक जाएगा और नीचे भी अनंत तक जाएगा। ये तार हो गया, ऊपर भी अनंत तक रहेगा और इससे एक लंबवत जो दूरी होगा, यहाँ पर यही लिए थे, इसी बिंदु पर हम यहाँ से इसका लंबवत दूरी पहले से पता था कि यही क्या था? r था। हमको अब अल्फा के बारे में सोचना है। अगर तार ऊपर अनंत तक जाएगा, थोड़ा सा सोचना है, मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहे, मान लेते हैं तार इतना बड़ा रहता तो यहाँ से एंगल बनता इस प्रकार से, एंगल दिखता ना ये वाला, ऊपर का एंगल, ये नीचे का एंगल। थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा देते तो एंगल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये वाला बढ़ रहा है। और नीचे भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, नीचे वाला एंगल भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इस प्रकार से अगर ऐसे बढ़ाते जाए, एंगल क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। और बढ़ाते जाए, एंगल क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं तो ये एंगल अधिकतम कितना हो सकता है? इसलिए कि ज़्यादा ये पूरा अनंत तक लेके जाएंगे तो ये ज़्यादा सीधा हो सकता है, उधर तो नहीं झुक सकता है ना। मतलब ज़्यादा ये एंगल कितना हो सकता है? 90 डिग्री हो सकता है। तो ये ऊपर में भी 90 डिग्री हो सकता है और नीचे भी अनंत तक जाते हैं तो नीचे कहाँ तक जा सकता है? ये भी 90 डिग्री हो सकता है। ठीक है। अब पिछले क्लास में हम समझाए थे कि अगर ये एंगल हम अनंत तक जाते हैं और ये नीचे का एंगल दिखाते हैं तो ये क्या होता है? निगेटिव होता है। ऊपर वाला एंगल ऐसे दिखाएंगे तो ये क्या दिखाएगा? पॉजिटिव दिखाएगा। तो नीचे जो एंगल बनेगा ये -π/2 होगा और ऊपर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? +π/2 होगा। मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा, तो अभी फार्मूला हम लोग जाने कि यहाँ पर पी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो कितना होता है? म्यू नॉट आई बटे 4 पाई r इंटीग्रेशन cos अल्फा इंटू डी अल्फा। तो एंगल नीचे भी होगा -π/2 से +π/2। एक तरफ अगर एंगल ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की तरफ क्या लिखाएगा? निगेटिव लिखाएगा। तो यहाँ पर जो लिमिट होगा, इसका लिमिट क्या होगा? -π/2 से लेके π/2 के लिए। ये किस कंडीशन में? जब तार क्या रहेगा? अनंत लंबाई के रहेगा तब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? अब इंटीग्रेशन करना आप लोगों को बताया गया है कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है। अब इसके लिए फार्मूला याद होना चाहिए। तो कॉस का इंटीग्रेशन का बात करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन अल्फा।
और उसका क्या है, लिमिट है। तो हम बोलते हैं कि इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट रखा जाता है, नीचे वाला लिमिट को यहाँ लिखा जाता है, ऊपर वाला लिमिट को यहाँ लिखा जाता है, ये बताया है ना। यहाँ पे क्या होगा, -π/2 और यहाँ पे +π/2। लिमिट का मान रखना भी सिखाया है। पहले लिमिट का मान कैसे रखा जाता है, लिमिट का मान कैसे रखा जाता है, पहले ऊपर वाला लिमिट ये चर के जगह रखा जाता है। यहाँ पर पहले ऊपर वाला लिमिट रखाएगा π/2 और फिर नीचे वाला लिमिट रखा जाता है तो साइन -π/2। ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, अब यहाँ पर देखो कॉस साइन के अंदर निगेटिव साइन है, साइन के एंगल के अंदर क्या है, निगेटिव साइन है। तो आप एक चीज़ पढ़े होंगे कि साइन -θ बराबर क्या होता है, -sin θ होता है। ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस निकल जाएगा तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4π/4πr और यहाँ पर तो यहाँ पे एक बार पहले लिख देते हैं sin π/2 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा sin π/2 और sin π/2 का मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री साइन का मान कितना होता है, μ0I/4πr। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, इसका भी 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, μ0I/4πr। यहाँ पर एक एक जोड़ के 2 हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा तो b बराबर कितना आ जाएगा, μ0I/2πr हो जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र होगा जब अनंत लंबाई का तार होगा, तब किसी p बिंदु पर इसका लंबवत दूरी कितना होगा, r होगा। तब अगर यहाँ पे दिशा का बात करेंगे, जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, पहले तार में अगर दिखाते हैं, तार में ऐसे धारा प्रवाहित हो रहा है, तो तार में ऐसे धारा प्रवाहित हो रहा है तो यहाँ पे दिशा किधर होगा, चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होगा वो किधर होगा, याद है निकालने का तरीका। यहाँ पे क्या बताए थे, क्रॉस वाला समझाए थे, क्रॉस वाला मेथड से निकाल सकते हैं। अब देखिए दो चीजें इसके पहले बता दी, इसको शॉर्टकट तरीका से कैसे निकालते हैं। बोले थे अगर तार कैसा होगा, गोलाकार होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जानना है कि इसका अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कहाँ पे उत्पन्न होगा। तो करना क्या है, तार अगर गोलाकार होगा तो ये चारों उंगली को तार के दिशा में घुमाना है। जिस तरह से धारा घूम रहा है, धारा कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, तो ऐसे मोड़ना है। अंगूठा किधर जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किधर होगा, बाहर की ओर होगा। ये तार जब कैसा होगा, गोलाकार होगा। तब अगर तार सीधा होगा, ध्यान से बात सुनिएगा लोग, अगर इसमें I धारा प्रवाहित करते हैं, इसके लिए क्या तरीका है, जिधर धारा प्रवाहित हो रहा है उधर अंगूठा को रखना है। तो अंगूठा को रखेंगे तो मेरा हाथ कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना। इसका मतलब ये है कि इसके ये जो तार है, तार के चारों तरफ यहाँ पर ऐसे गोलाकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसका दिशा कैसे होगा, ऐसे होगा। मतलब ये तार है, तार में अगर ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रहा है तो अंगूठा को ऐसे रख के ऐसे घुमाएंगे मेरा अपने हाथ को, तो यहाँ पर कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा इस प्रकार से होगा। बात समझ में आ गया। तो इस दो तरीका से निकाल सकते हैं। तार सीधा है तो तार के दिशा में क्या करना है, अंगूठा को रख लेना है और ऐसे घुमाना है ये चारों उंगली को। तो जैसे घूमेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा यहाँ पे हो जाएगी। और इस दिशा में क्या करना है, अगर तार गोलाकार है तो ये चारों उंगली को क्या करना है, तार के जो दिशा, तार में जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसके दिशा में ऐसे घुमाना है, तो अंगूठा जाएगा उधर, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर तार में यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रहा है ऊपर की ओर, यहाँ पर ऊपर की ओर हो रहा है तो मेरा अंगूठा किधर जाएगा, ऐसे जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर पूछेंगे तो अंदर होगा कि बाहर होगा, सोचिए लोग, यहाँ पे कैसा होगा, अंदर होगा। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अंदर की ओर होगा। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ दिए तब क्या होगा, इस साइड पूछेंगे तो बाहर की ओर होगा, इसलिए कि ऐसे घूम के आएगा ऐसे बाहर की ओर। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, बाहर की ओर दिखेगा। बात समझ में आ गया। इस तरह चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बता सकते थे, यहाँ अंदर की ओर होगा, यहाँ पे बाहर की ओर होगा। चलिए, यदि तार की लंबाई क्या है, परिमित है। परिमित मतलब समझते हैं लोग ना, मतलब ये अनंत तक नहीं गया है, फिक्स बिंदु तक जा रहा है। तो अगर तार की लंबाई एक फिक्स बिंदु तक जाएगा तब चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा बताना है।
तार मान लेते हैं कि इतना दूरी पर ये फिक्स है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रहा है। तो अगर यहाँ पे बिंदु लिए थे P बिंदु, जिससे इसका लंबवत दूरी कितना था, R था। अब तार अनंत तक नहीं गया है, ये ऊपर वाला जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम मान लेते हैं, चलिए इसको बीटा मान लेते हैं, और जो नीचे वाला एंगल बनेगा इसको अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को बताए थे जो नीचे वाला एंगल हमेशा लेंगे कैसा लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि हम लोग ऋणात्मक लेंगे। तो यहाँ पे ये नीचे वाला को अल्फा माने, ऊपर वाला को बीटा माने। अब जो हम लोग जनरल फार्मूला पढ़े थे, बी बराबर क्या फार्मूला पढ़े थे, म्यू नॉट I बटे 4 पाई R इंटीग्रेशन कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा। लिमिट यहाँ पे कहाँ से क्या होता है, माइनस अल्फा से क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। नीचे वाला एंगल को निगेटिव देना है तो माइनस अल्फा से बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग फिर से इंटीग्रेट करेंगे, तो म्यू नॉट I बटे 4 पाई R, यहाँ से कॉस का इंटीग्रेशन ये बताया क्या होता है, साइन अल्फा, और लिमिट कहाँ से कहाँ है, माइनस अल्फा से बीटा। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, तो म्यू नॉट I बटे 4 पाई R। अब यहाँ पे एंगल को रखते हैं। जब एंगल को रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले ऊपर वाला एंगल रखा जाएगा साइन बीटा, फिर माइनस साइन दिया जाता है, नीचे वाला एंगल रखा जाता है तो साइन माइनस अल्फा होगा। फिर से वही कंडीशन है कि अगर साइन के अंदर में क्या है, एंगल में निगेटिव है तो बाहर निकल जाता है, लेकिन अगर वही कॉस में एंगल में निगेटिव होता है तो ये डायरेक्ट एंगल का निगेटिव साइन हट जाता है। ये सब पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट I बटे 4 पाई R साइन बीटा, माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। तो यही निकल के आएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान। जब ये परिमित रहेगा, मतलब फाइनाइट लंबाई का तार रहेगा, तब तो उसके लिए पहले मापना पड़ेगा कि ऊपर का एंगल कितना बन रहा है, नीचे का एंगल कितना बन रहा है। उस एंगल का मान यहाँ पर रखेंगे, मान निकल जाएगा। एक और कंडीशन दिया रहता है, अगर लिखा हुआ है परिमित लंबाई के तार से बिंदु P की दूरी क्या कर दिया जाए, अत्यंत निकट कर दिया जाए। बात को समझिएगा लोग, यहाँ पे तार परिमित है, मतलब ये ज़्यादा अनंत तक नहीं गया है, फिक्स बिंदु तक गया है। तो मान लेते हैं कि ये तार है, तार में I धारा प्रवाहित हो रहा है, और अब इसमें क्या होगा कि बोल रहा है कि जो P बिंदु था उसको पूरा कहाँ पे ला दिए, तार के करीब ला दिए। मतलब यहाँ पे P बिंदु को तार के पूरा करीब ला देंगे। आप थोड़ा सा सोच के यहाँ पर रफली बना रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये तार है, अगर P बिंदु यहाँ पे है तो एंगल कौन सा, ये वाला एंगल बन रहा है, इसको सारे यहाँ लेके आ जाइए। P बिंदु को एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। ये एंगल पहले इतना था, अब ये एंगल कितना हो गया, घटा कि बढ़ा है, ये एंगल घट गया कि बढ़ गया, बढ़ गया। अरे ये एंगल ये ज़्यादा झुका हुआ है तो ये एंगल कम होगा ना, ये एंगल क्या होगा, बढ़ गया। और पास लेके आ जाते हैं बिंदु को, और क्या हो गया, बढ़ गया। और पास लेके आ जाते हैं, और क्या हो गया, बढ़ गया। तो अधिकतम ये कितना बढ़ सकता है, पूरा यहाँ पास लेके आ जाएगा तो कितना एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब पहला वाला ही कंडीशन लागू हो जाएगा यहाँ पर भी, लेकिन वहाँ था इनफाइनाइट के लिए, मतलब वो तार जो था लंबा होने के कारण एंगल बढ़ रहा था, और यहाँ पे जो एंगल बढ़ रहा है वो किसके कारण, जब जो बिंदु है उसको क्या कर दिए, तार के करीब ला दिए तब। मतलब ये वाला लंबाई पूरी तरह से यहाँ पे बहुत कम कर दिए। तो इस केस में जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो ये भी एंगल लगभग चला जाएगा -π/2, और ये क्या हो जाएगा, π/2। अब देखिए यहाँ पे जब लिमिट वाला फार्मूला से निकालेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन वाला फार्मूला से, तब -π/2 लिमिट रखेंगे। लेकिन अगर ये एंगल वाला फार्मूला से निकालेंगे, यहाँ पहले से ही माइनस रख चुके हैं ना, तो अल्फा का मान यहाँ पे जो क्या रखेंगे, अगर उसके साथ रखेंगे तो π/2 रखेंगे। इसलिए नीचे में भी कितना बन रहा है, π/2, ऊपर में भी कितना बन रहा है, π/2। तो दोनों का यहाँ पर π/2 रखेंगे। लेकिन अगर लिमिट के हिसाब से निकालते तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, लिमिट -π/2 से π/2। लेकिन आप पहले से माइनस रख चुके हैं तो फिर दोबारा माइनस यूज नहीं करना है। तो इसके लिए यहाँ पर सिर्फ π/2 रखेंगे, -π/2 नहीं रखेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। तो फार्मूला भी क्या आया था, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, म्यू नॉट
आई बटे 4πr इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। तो दोनों का मान रख देते हैं, तो म्यू नॉट आई बटे 4πr, दोनों का मान कितना π/4 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, तो इसका भी π/2 और इसका भी π/2। ये बात समझ में आया ना? यहाँ पर माइनस में क्यों नहीं रख रहे, इसलिए पहले से यहाँ पे अल्फा को माइनस में इंटीग्रेशन में रख दिए थे, वहाँ पर माइनस पहले से रखा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर माइनस में रहेगा। और ये हम बताए थोड़ा देर पहले ही कि साइन π/2 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 जुड़ के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ से ये कट जाएगा, तो बी का मान आ गया म्यू नॉट आई बटे 2πr हो जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो ये 3 कंडीशन से पूछा जाता है एग्जाम में, तो तीनों में ध्यान में रखना है। पहला और जो लास्ट वाला है दोनों में समान दिखेगा, ठीक। अगर परिमित के लिए पूछेगा तो अल्फा के और बीटा के टर्म में बताना पड़ेगा। अब इस बात को भी ध्यान दीजिएगा लोग, जरूरी नहीं है जब भी पूछे तो यहाँ अल्फा और बीटा के रूप में ही हम लोग निकाल, कोई भी 2 एंगल यूज किया जा सकता है, ठीक। अब यहाँ पर ये फार्मूला बहुत जगह लागू हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में बोल देगा चलिए कि अगर एक तार है और तार जो है इस बिंदु से यहाँ पर ये एंगल जो बना रहा है ये 45 डिग्री बना रहा है और इधर भी कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है, तब यहाँ पर दोनों जगह क्या रखेंगे, 45 और 45 रख के इसको सॉल्व करेंगे। तो डिपेंड करेगा एंगल वहाँ पे कितना दिया होगा। अब जो है आगे एक और कंडीशन पढ़ना है कि अगर दिया हुआ है वृत्तीय धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। देखिए इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे सब में थोड़ा सा का अंतर है। इसके पहले पढ़े थे कि वृत्तीय धारावाही तार था, ठीक, तो उसके कहाँ पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाले थे। सबसे पहला वाला अगर वृत्तीय धारी तार था, वृत्तीय धारावाही तार था, तो उसके केंद्र पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाले थे। लेकिन अब इसके केंद्र पर नहीं कह रहा है, कहाँ पे कह रहा है, अक्ष पे कह रहा है। तो केंद्र और अक्ष में क्या अंतर है, केंद्र और अक्ष में क्या अंतर है, केंद्र एग्जैक्ट उसके बीच में हो जाएगा, लेकिन अक्ष जो होता है, मान लो कोई वृत्ताकार पाथ होता है, मान लो कि ये वृत्ताकार पाथ है, तो इसका अक्ष कौन सा बोला जाता है, उसके जो केंद्र से जो लाइन जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। अब इस अक्ष में कहीं पर भी बिंदु हो सकता है, इधर भी चाहे उधर भी, लेकिन इसके पहले जो था उसके सिर्फ केंद्र में, मतलब ये वृत्ताकार लूप है तो इसके केंद्र में बताना था कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। लेकिन अभी यहाँ पर केंद्र पर नहीं, इसके अक्ष पे कहीं पर बिंदु रहेगा तब वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा बताना है। तो देखिए इसके लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होना पड़ेगा, और नहीं तो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आप लोग को ये आइडिया होना चाहिए कि हम चुंबकीय क्षेत्र निकालने किसका जा रहे हैं। एक वृत्ताकार लूप होगा, इस वृत्ताकार लूप के केंद्र से कोई लाइन जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। तो उसके अक्ष पर क्या करना है, हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। अगर हम थोड़ा सा डायग्राम पहले बनाते हैं तो सबसे पहले एक वृत्ताकार लूप लेना। अब देखिए वृत्ताकार लूप जो अगर सतह पे दिखाया जाता है तो कैसा दिखाया जाता है, अगर सतह पे दिखाया जाता है तो ऐसा दिखाया जाता है। लेकिन हम इस वृत्ताकार लूप को ऐसे सीधा नहीं दिखा के हम क्या कर दिखाएंगे, थोड़ा तिरछा करके दिखाएंगे। किसी के पास रिंग नहीं है ना, का पानी है ना, ये हाथ में निकलेगा, देखें। देखिए अगर इसको हम लोग बोर्ड पर 2 तरीका से दिखाते हैं, ये अगर रिंग है तो ऐसे सीधा रख देंगे, ये हो गया वृत्ताकार लूप। अगर इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे तिरछा करके भी दिखा सकते हैं। जब तिरछा करके दिखाते हैं तो सामने से कैसा दिखता है, वैसे अगर उसको बोर्ड पर दिखाना है तो कैसे बनाएंगे आकृति, तिरछा करके दिखाना होगा तो सामने से हम लोग को ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखता है ना। अगर तिरछा हम लोग देखेंगे तो इसका थोड़ा सा हिस्सा ऐसे दिखेगा, तो इस प्रकार से दिखता है। तो बोर्ड पर हम लोग को ऐसे दिखाना पड़ता है, अगर तिरछा करके देखेंगे तो हम तिरछा इसलिए दिखा रहे हैं कि इसका हमको क्या दिखाना है, ये है वृत्ताकार लूप, इसका अक्ष ये होगा, ठीक। इसके अक्ष के किसी बिंदु पर मान लें कि यहाँ पे एक बिंदु पर हमको क्या करना है,
चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है कितना होगा। इसके पहले हम लोग इसके केंद्रक पर बता रहे थे, अब इसके क्या बताना है, अक्ष पे बताना है। और इसको बोर्ड पर हम कैसे दिखाए, तो ऐसे दिखा रहे हैं, इसका अक्ष जो होगा हम लोग इस तरह से इसका सीधा अक्ष से अक्ष निकलेगा, इसके बीच से हम लोग इसका अक्ष दिखा देते हैं, यहाँ से इसका अक्ष जा रहा है ऐसे, ठीक, ये अक्ष इस तरह से जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि अक्ष पर कोई बिंदु लेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि यही P बिंदु है, और इसमें अगर धारा प्रवाहित हो रहा है इस तरीका से, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है ऐसे। अब इसको भी समझना जरूरी है कि इसमें कौन बाहर है कौन अंदर हिस्सा है। जैसे कि अगर ऐसे रखेंगे तो हमको यहाँ पर दिख रहा है ना कि ये हमको ऊपर दिखेगा, ये क्या दिखेगा, पीछे की ओर दिखेगा। तो यहाँ पर पहले डिसाइड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको यहाँ से थोड़ा सा हटाते हैं, पहले और थोड़ा बड़ा करते हैं आकृति को। अब यहाँ पे जो अक्ष दिखाएंगे अब यहाँ पे ये क्लियर हो, इसको क्रॉस नहीं दिखाया है इस लाइन को, मतलब ये वाला क्या है बाहर की ओर है और ये वाला अंदर क्या है अंदर की ओर है, मतलब इस तरह से है, ये वाला बाहर वाला इधर है, अंदर वाला ये है, तो ये अंदर की ओर है। इसके यहाँ पर बीच से होते हुए यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये बिंदु पर हमको क्या करना है, इसी बिंदु पर हम लोग को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब पहले इसमें धारा दिखा देते हैं, तो इसमें अगर धारा का बात करेंगे, धारा ऐसे प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। अगर हम सामने से इसको ऐसे दिखा रहे हैं ये वाला हिस्सा को, और इसमें धारा ऐसे आ रहा है ऐसे जा रहा है, तो आप लोग को देखकर क्या लगेगा, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है धारा, एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है तो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अब सबसे पहले कुछ चीज़ें डिसाइड करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि मान लिया कि आर जो बेताकार लूप है उसका त्रिज्या कितना है, आर है, जो बेताकार लूप है उसका त्रिज्या आर है, मतलब ये वाला भी दूरी कितना होगा, आर होगा ना, यही त्रिज्या होगा ना इसका, यहाँ पे इसका केंद्रक है, ठीक, केंद्र से यहाँ पर मिलाएंगे तो ये क्या होगा, आर। अब यहाँ पे ये त्रिज्या आर हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है कि इसमें धारा जो प्रवाहित हो रहा है आई धारा प्रवाहित हो रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है कि कुंडली का तल कागज के तल के लंबवत है, तो यही जो कुंडली का जो तल है कागज के तल के क्या है, मतलब यहाँ पे कागज है, तो मान लो कि इस पर ये वृत्ताकार लूप है, तो इसके लंबवत यहाँ पर एक्सिस लिया गया, इसके अक्ष पर एक बिंदु P ले लिए है, जहाँ वह विद्युतीय धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर यह भी मान लिया गया है कि ये वाला मान लेते हैं कि ये बिंदु क्या है, O है, तो O और P के बीच का जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना मान है, x मान है। अब देखिए जब इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो ना तो r चेंज होगा ना ही x चेंज होगा, ये दोनों फिक्स रहेगा, मतलब इसको बोलेंगे कि ये चर नहीं है, ये अचर मान है, r भी परिवर्तन नहीं होगा और x भी परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए अगर इस बिंदु पर हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं तो अब आ जाइए, अब हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए सबसे पहले क्या तरीका अपनाते हैं कि जो तार वृत्ताकार लूप होता है, जो भी तार होता है जिसमें धारा प्रवाहित होता है उसको क्या कर लेते हैं, छोटा सा हिस्सा कट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही काम करते हैं कि इसमें एक छोटा सा हिस्सा को कट करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ से छोटा सा हिस्सा कट करेंगे, छोटा सा हिस्सा जो कट करेंगे उसको हम लोग DL भी लिख सकते हैं, मान चलिए हम DL ही लिख देते हैं, ये DL लिख ली। इस DL के कारण इस बिंदु पर सबसे पहले हमको चुंबकीय क्षेत्र लिखना होगा। यहाँ से पहले ये दूरी पता होना चाहिए, ये दूरी पता होना चाहिए। कोई इस दूरी को डायरेक्ट बता सकता है, ऐसे मानने के लिए r मान सकते हैं, बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे ये r का मान कितना होगा, इसको स्मॉल r मान लेते हैं। ऐसे हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण होता है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम से इस r का जो मान होगा ये कर्ण होगा, और रूट अंडर क्या लिखाएगा, रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखाएगा, उसको हम बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ से यहाँ दूरी होगा जो r होगा। अब सबसे पहले डिसाइड ये करना होगा कि देखिए ये तार इतना छोटा नहीं, सबके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, हम ये छोटा सा पार्ट लिए, तो पहले ये DL का दिशा किधर होगा। आप लोगों को सिंपल ऐसे सोचना है कि ये जो तार है, ये जो वृत्ताकार लूप है ऐसे, ये है एक्सिस, यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालने जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालने जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि पहले DL कहाँ पे लिए है, यहाँ पे लिए है, धारा कैसे प्रवाहित हो रहा है ऐसे, तो यहाँ पे अगर DL लिए तो DL का दिशा किधर होगा, इधर होगा। और जो यहाँ से जो ये लाइन लिए है, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक क्या होगा, तार एक और जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, r दूरी लिख रहे हैं ना।
थोड़ा सा एक बार हम अच्छा से दिखा देते हैं, तब जाके हम लोग डेरिवेशन पे आएंगे। बस आज ये रेलवंता पे इसको यहाँ से 20 में से ऐसे पकड़ के रखना ये वाला। तो देखिए हम यहाँ पे डीएल लंबाई यहाँ पे लिए, डीएल का दिशा किधर है, उधर है, दिखाई दे रहा है, दिशा घूमी इस तरह से। तो ये है यहाँ पे डीएल लंबाई ली है, डीएल का दिशा किधर होगा, उधर होगा। और यहाँ से ये आर वाला दूरी ये हुआ है स्मॉल आर, ये दूरी है, स्मॉल आर का दिशा क्या है, थोड़ा नीचे की ओर है। अब हमको यहाँ पे जानना है कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर होगा, ये जानना है ना। तो देखिए डीएल का दिशा है इस तरफ, मतलब अब थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं, आर वाला ये दिशा है ऐसे नीचे की ओर, और डीएल कैसे है, ऐसे है। तो यहाँ पे अगर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निकालना है तो बताए थे कि यहाँ पे किसका क्रॉस होता है, ये डीएल का और आर का। तो डीएल क्रॉस आर जब करेंगे यहाँ पे, ये डीएल को घुमाएंगे आर के तरफ, तो मेरा कहा जाएगा ये डीएल है। तो डीएल को आर के तरफ घुमाएंगे तो मेरा औठा कैसे जाएगा, पूरा ऊपर जाएगा, कैसे थोड़ा तिरछा जाएगा, ऐसे तिरछा जाएगा ना, इसलिए इसके भी लंबवत होना चाहिए। ऐसा पूरा सीधा तो है नहीं कि ऐसे ऊपर की ओर चला जाएगा, ऐसे तिरछा है तो इसके भी लंबवत होना चाहिए। तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। मतलब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा, इस तार के यहाँ पे ये वाला जो लाइन दिखा, इस लाइन का क्या होगा, लंबवत होगा। तो पहला एक तो किस यहाँ पर देखने को मिल गया कि इसके यहाँ पे क्या दिखेगा, लंबवत दिखेगा चुंबकीय क्षेत्र का मान, इस तरह से। क्लियर है। सेम देखिए जब यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो यहाँ पे डीएल लिखे है, अगर इसके नीचे भी एक डीएल बनेगा, सेम हर एक जगह बनेगा, लेकिन यहाँ आमने सामने वाला को दिखाते थे। एक यहाँ पर डीएल ऐसे था, अब यहाँ पर डीएल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। एक बार यहाँ से और दिखा लेते हैं इसको, ऐसे सेम चीज रखिए, इसको बीच में लगा के रखिए। तो यहाँ पे अगर नीचे से देखेंगे, यहाँ पे डीएल लिए तो यहाँ पर कैसे ये आर बनेगा, ऐसे बनेगा ना, मतलब ये आर ऐसे होगा। और यहाँ पे जो डीएल जा रहा है किधर जा रहा है, इधर आ रहा है, तो यहाँ पे डीएल ऐसे आ रहा है। तो इसके कारण अगर नीचे के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे तो किधर जाएगा, डीएल को घुमाना रहता है आर की ओर, इसके ऐसे लंबवत जाएगा, थोड़ा सा ऐसे भागेगा। मतलब यहाँ पे जो होगा थोड़ा सा इस प्रकार से देखने को मिलेगा। मतलब अगर यहाँ भी एक डीएल लेते हैं, यहाँ पे डीएल ऐसे बाहर की ओर था, यहाँ पे यहाँ अंदर की ओर होगा। तो यहाँ से अगर ये आर दूरी लेते हैं, इसके लंबवत यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र दिखेगा, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र किधर दिखेगा, इधर दिखेगा। ठीक, ये दो अपोजिट दिशा को हम दिखाए हैं, अपोजिट दिशा वाला क्यों दिखाए आगे समझ में आएगा, जस्ट बैठ जी। तो आगे हम यहाँ पे समझाएंगे कि अपोजिट दिशा वाला को यहाँ पे एक लिए है तो दूसरा यहाँ पे लिए, ये भी दूरी सेम ही होगा, इससे जो आर है तो ये भी दूरी कितना होगा, आर ही होगा। और यहाँ पर इसके लंबवत है, थोड़ा सा दिशा दिखाना है। इसके लंबवत हम यहाँ पे दिखाएंगे तो इस तरह से फॉल्ट दिखेगा, इसका दिशा इधर दिखेगा, ये भी इसके लंबवत होना चाहिए। ठीक, तो ये दो अपोजिट दिशा का हम लोग यहाँ पर मान दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे समझना, ये भी जो दूरी होगा तो ये तो त्रिज्या ही है, तो आर ही रहेगा। अब यहाँ पे जो डीएल आया है, अब देखिए स्मॉल लेंथ के लिए डीएल आया है, तो इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, डी भी लिखेंगे, और ये भी क्या होगा, डी भी होगा। अब यहाँ पे जो मान का बात करेंगे तो इसको जब भी सदिश कोई आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सदिश को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये वाला जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को दर्शा रहा है, तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो इसके लंबवत जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं, ये वाई वाला लाइन। तो अगर ये सदिश को हमको दो कंपोनेंट में तोड़ना है, एक को वाई और एक एक्स में तोड़ना है, तो सबसे पहले हमको ये एंगल डिसाइड करना पड़ेगा कि एंगल का मान कितना होगा। इसके पहले बार बार चीज़ें बताते आ रहे हैं कि एंगल हम लोग पहले डिफाइन किसके बीच में करते हैं, जो हम लोग चुंबकीय डीएल चुंबकीय क्षेत्र का मान जो लिखते हैं उसमें जो साइन थीटा लिखते हैं वो थीटा किसके बीच का एंगल होता है, तो बता सकते हैं लोग, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, किसके बीच का एंगल होता है, डीएल और आर के बीच का एंगल होता है। बार बार ये चीज़ें बता रहे हैं कि डीएल और आर के बीच का एंगल होता है। तो डीएल यहाँ पे अभी आप लोगों को दिखाए थे कि अगर इसको ऐसे रखते हैं तो यहाँ पे डीएल किधर था, इधर था, और आर कैसे था, ऐसे झुका हुआ था ना। तो ये दोनों के बीच के क्या होते हैं, एंगल होते हैं। यहाँ पे जो ये आर है
और जो DL है, ये दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर कितना बन रहा है, ये बता सकते हैं? अगर ये ऐसे यहाँ पे झुका हुआ है, ये वाला R वाला लाइन, और ये DL वाला यहाँ से धारा ऐसे प्रवाहित होना, तो यहाँ पर DL मान DL का दिशा इधर होगा, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? हाँ सही बोल रहे हैं, कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे जो थीटा वहाँ पे आएगा फार्मूला में, वहाँ पे डिसाइड होगा कि वहाँ थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर एक एंगल मान लेते हैं, ये मान लीजिए, चलिए ये वाला एंगल जो है, ये इसको अल्फा मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर इसको अल्फा मानते हैं तो हमको ये इसको दो कंपोनेंट में तोड़ना चाहिए, तो ये एंगल पता होना चाहिए, तो ये एंगल पता होना चाहिए। तो अगर इसको अल्फा माने हैं, इसमें से कौन अल्फा होगा? ये अल्फा होगा कि ये अल्फा होगा? यहाँ से देखिए, अगर ये इसको अल्फा माने हैं, हमको पता है कि ये दोनों के बीच का कोण यहाँ पे 90 डिग्री है, और ये जो वाई एक्सिस माने हैं, यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है? 90 है। ये इसके बीच में यहाँ पे 90 है, और यहाँ पे इसके बीच में 90 है। ध्यान से मेरा बात सुनिएगा। तो देखिए, दो तरीका है जानने का। एक तो यहाँ पे अलग से बना देते हैं, ये वाला लाइन पर ध्यान दीजिएगा, तो ये एक लाइन है, दूसरा ये लाइन है, तीसरा ये लाइन है, चौथा ये लाइन है, और यहाँ से ये, इतना 4 को लाइन दिख रहा है। सबको एक बार इंडिकेट कर देते हैं कौन कितना एंगल है। हम इसको माने हैं अल्फा, इसको अल्फा माने हैं। ये पता है पहले से कि ये 90 है, ये भी पता है कि ये पहले से क्या है? 90। हमको कोई दो एंगल में से ये अल्फा के रूप में इधर वाला का एंगल लिखना है। तो अगर ये अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकते हैं? अच्छा, ये पता है किसी को कि अगर यहाँ पर ये 90 डिग्री है, अगर ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना बनता है? अगर ये टोटल यहाँ से ये 90 है, अगर इसको थीटा माने तो ये एंगल कितना बनता है? 45 कैसे बनेगा? 90 माइनस 90 बनेगा। अगर ये जितना भी रहेगा उसको 90 में से घटा के ये बताएंगे ना, टोटल 90 है। तो जैसे मान लेते कि अगर ये 30 रहता तो ये कितना बनता? 60 बनेगा, तभी ना 90 बनता। 60 कैसे आ रहे हैं? 90 में से क्या कर रहे हैं? 30 घटा रहे हैं, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। तो उसी प्रकार से अगर ये वाला यहाँ पर ध्यान देना है कि ये वाला 90 है, ठीक, अगर यहाँ पे 90 तो ये अल्फा है, तो ये कितना बनेगा? 90 माइनस अल्फा बनेगा। अब ये पूरा भी यहाँ तक क्या है? 90 है। तो अगर ये इतना है तो इसको क्या करेंगे? 90 में से घटाएंगे तो ये बचेगा, इसको 90 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 90 माइनस इसको घटाना है, तो देखिए ये 90 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 90 90 कट जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा? अल्फा। इसका मतलब ये है कि अगर ये अल्फा माने हैं हम, तो ये वाला एंगल कितना आ रहा है? अल्फा आ रहा है। उसी प्रकार से ये सेम यहाँ पे क्या है? ये सेम लंबाई है, तो ये भी क्या होगा? अल्फा ही है। तो ये अल्फा है, तो यहाँ पे कौन अल्फा आएगा? ये वाला अल्फा आएगा। बात क्लियर है? अब कंपोनेंट में किसी भी सदिश को कंपोनेंट में तोड़ना सिखाया गया था कि कोई भी अगर सदिश होता है, एक बार इधर हम बात फिर से समझा देते हैं कि अगर ये मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, तो जिधर एंगल थीटा रहता है उसको कैसे लिखा जाता है? ए कॉस थीटा। इधर क्या लिखा जाता है? ए साइन थीटा। याद है? जिधर एंगल थीटा रहता है उधर उसका कंपोनेंट क्या टूटता है? ए कॉस थीटा। इधर वाला जो बच जाता है उधर क्या लिखा जाता है? ए साइन थीटा लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये एंगल अल्फा है, इस डीबी को जब तोड़ेंगे इस लाइन के लॉन्ग क्या आएगा? डीबी कॉस अल्फा आएगा। इसका भी तोड़ेंगे तो इधर लाइन के लॉन्ग क्या आएगा? डीबी कॉस अल्फा आएगा। और इसका जब ये इधर टूटेगा, ध्यान दीजिएगा, तो इधर ये जब टूटेगा ये क्या लिखेगा? डीबी साइन थीटा। इसका भी ये इधर टूटेगा तो क्या लिखाएगा? डीबी साइन थीटा। क्लियर है? तो देखिए वाई एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे तो जितना ऊपर में आ रहा है उतना ही क्या हो रहा है? नीचे में आ रहा है। इस कारण से एक दूसरे कैंसल आउट करके पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि एक ऊपर लिए थे हिस्सा, एक नीचे लिए थे। तो ऊपर और नीचे लेने के कारण यहाँ पे जो वाई एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है तो एक ऊपर आ जा रहा है जितना, उतना ही नीचे आ जा रहा है, जिसके कारण कैंसल आउट होकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब कहीं पर भी बिंदु ले ले, मान ले यहाँ लिए थे, अगर यहाँ पे लेते तो इसके अपोजिट कौन आएगा? यहाँ पे आएगा। तो वो भी उसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो एक दूसरे का क्या कर देगा? कैंसल आउट कर देगा। मतलब यहाँ पे कहीं पर भी डीएल लंबाई लेंगे तो उसके अपोजिट के साथ ये क्या हो जाता है? कट जाता है। लेकिन अगर इसके अलॉन्ग देख रहे तो यहाँ पे कहीं पर भी लंबाई लेंगे वो सब के सब क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, मतलब एक ही दिशा में आ रहा है ना।
और भी अगर कहीं पर ले लेते हैं डी एल लंबाई तो वो भी क्या आएगा, इसी दिशा में आएगा। तो ये सब के सब इसके लॉन्ग जुड़ रहा है और वाई के लॉन्ग क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है। मतलब वाई के लॉन्ग कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, सबके सब किसके लॉन्ग होगा, एक्स के लॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब आ जाते हैं डीबी के मान पर। डीबी का मान क्या होगा, अगर डीएल लंबाई के लिए सिंपल लिखते हैं तो डीबी का मान कितना निकल के आएगा, हम जानते हैं फॉर्मूला, डीबी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट बटे 4 पाई, वो लोग क्या लिखते हैं, आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर भी आर वही आ रहा है, यहाँ पर दूरी आर स्क्वायर लिख दी। थीटा का मान थोड़ा देर पहले ही बताया क्या होने वाला है, 90 डिग्री। थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे, उसका मान कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पर क्या बनेगा, डीवी का मान म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर, ठीक है। ये डीबी का मान पहले लिख दिए। अब आते हैं सबसे पहले वाई के अलोंग लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान, लिखेंगे वाई के अलोंग चुंबकीय क्षेत्र, ये क्षेत्रफल मतलब क्षेत्र है, ठीक। तो वाई के अलोंग चुंबकीय क्षेत्र का बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हमको क्या दिखेगा कि ये ऊपर नीचे क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो वाई के अलावा चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र लिख रहे हैं, स्मॉल पार्ट के लिए लिख रहे हैं, कुल चुंबकीय क्षेत्र तो लिखना पड़ेगा ना। और कुल चुंबकीय क्षेत्र लिखते हैं तो यहाँ पर क्या दिखने को मिलेगा, इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो पहले ही बताए थे। तो पहले या तो हम इसको इंटीग्रेट ही कर देते हैं और तब जाके लिखते हैं, तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं कि पहले इंटीग्रेट कर दे और नहीं तो पहले हम लोग क्या कर ले, लिख ले। चलिए हम लोग पहले वाई के लॉन्ग लिख ही लेते हैं। तो अगर वाई के लॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र लिखते हैं तो इसको बी वाई से दर्शा देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ जितना भी डी बी होगा सबका क्या होगा, सम होगा। अब इसके लॉन्ग डी बी जो आया है, एक ऊपर की ओर आया है, एक नीचे की ओर आया है। ये जो ऊपर और नीचे की जो आया है ये एक दूसरे कैंसल आउट कर देगा। देखिए लिखते हैं, अगर एक तो डी बी आया है ऊपर की ओर, क्या है, डी बी कॉस अल्फा। और जब बताए थे कि एक अगर ऊपर आता है एक नीचे आता है तो नीचे वाला क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे, तो माइनस में लिखेंगे, तो माइनस डी बी कॉस अल्फा। और ये कट के यहाँ पर जीरो हो जाएगा, और जीरो का तो कोई इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो वाई के अलावा जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा वो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। अब आगे आते हैं एक्स के अलावा हम लोग देखते हैं। लिखेंगे एक्स के अलोंग चुंबकीय क्षेत्र। एक्स के अलोंग अगर लिखेंगे तो यहाँ पर उसको बी वाई बी एक्स से दर्शा देते हैं। इंटीग्रेशन में आएगा, यही दोनों अभी लिख रहे, डी वी साइन थीटा, डी वी साइन थीटा। यहाँ पे दो बार जुड़ेगा तो डायरेक्ट लिखते थे, क्या लिखा है, 2 डी बी साइन थीटा, यही लिखाएगा। अब यहाँ पे ये 2 डी बी साइन थीटा हो गया। अब डी बी का मान यहाँ पर रखते हैं, तो अगर डी बी का मान रखते हैं, डी बी का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं, कितना है, 2 म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच रहा है, इंटू साइन थीटा, यही आएगा। अब इसमें सॉरी साइन थीटा, यहाँ पर साइन अल्फा है ना, यहाँ पर क्या है, साइन अल्फा है। फिर से इसमें जो भी चर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो इसमें जितना भी चर होगा वो सबको हम लोग बाहर करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे ये दो जो लिखे हैं, ये सिर्फ क्या दो ही है क्या, इसमें दो ही तो नहीं होगा, अनगिनत होगा। तो हम तो ये दो इसलिए लिए हैं समझाने के लिए कि जो अपोजिट वाला आ रहा है वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या हो जा रहा है, जीरो हो रहा है, और जितना भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा सबके सब क्या होगा, जुड़ेगा। यहाँ पे अब ये दो लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग बहुत सारा ऐसा डीबी आएगा जो कि सबको जोड़ना है, तो वो इंटीग्रेट करे तो सब जुड़ ही जाएगा। यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बी क्या है, साइन अल्फा आया हुआ है, और डी बी का मान यहाँ से रख रहे तो क्या लिख रहे हैं, म्यू नॉट आई डी एल बटे 4 पाई
इंटू आर स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पे है साइन अल्फा। अब फिर से यहाँ पे देखेंगे तो इसमें अचर कौन कौन सा है, अचर पद। तो देखिए यहाँ पे म्यू नॉट है, आई है, ये भी चेंज नहीं होगा, पाई है, 4 पाई है, और ये आर भी अचर है स्मॉल। क्यों अचर हम बता रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पर ये दोनों फिक्स है, आर और ये वाला कौन सा लंबाई है, एक्स है। तो हम बोले थे पहले कि आर को हम लिख सकते आर और एक्स के रूप में, इसलिए कि हमको पता है कि अगर कोई भी समकोण त्रिभुज बनता है तो अगर ये आर है और अगर ये एक्स है तो ये वाला लंबाई आर कितना होगा, रूट अंडर पाइथागोरस प्रमेय से होता है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इसलिए यहाँ पे ये आर को भी हम अचर ही बोलेंगे, आर का मान वहाँ पे वो रख भी सकते हैं। इतना चीज़ हम बाहर निकाल लेते हैं पहले, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर इसके अंदर बचेगा साइन अल्फा इंटू बी। अब यहाँ पर साइन अल्फा को भी हम लोग, ये दो दो चर दिख रहा है तो किसी एक चर के रूप में लिखना होगा। साइन अल्फा है, यहाँ पे डीएल है, तो साइन अल्फा का भी मान पहले हम लोग चेंज करते हैं। पहले तो इसका मान हम लोग आर का मान लिखते हैं। यहाँ पे आर का मान लिखेंगे, क्या लिखा है, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई, ये रूट अंडर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आ जाते हैं साइन का मान रखते हैं। तो साइन का मान कैसे निकलेगा, देखिए ये वाला एंगल क्या है, अल्फा है, ये वाला, ठीक है। तो हमको यहाँ पे साइन अल्फा का मान निकालना है। कोई बता सकते हैं कि इस त्रिभुज के अंदर साइन अल्फा का मान कितना होगा? अभी थोड़ा देर पहले ही सब डिस्कशन किए। अल्फा का सामने वालों को लंब कहते हैं, 90 डिग्री सामने वालों को कर्ण कहते हैं, जो बच गया क्या हो गया, आधार हो गया। तो साइन अल्फा का रेशियो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है, आर है, और कर्ण कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ये आर का स्क्वायर था, या वो भूलना नहीं, इसको स्क्वायर करना है। इसका भी मान रखते हैं, ये मान पता चल गया कि आर बटे क्या आएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू डी। अब इसमें भी दिख रहा है कि सब के सब क्या है, अचर है, कोई परिवर्तन होने वाला है क्या, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसको याद रखे लोग, अगला पेज पर इसको लिखते हैं, बताइएगा लोग। जो x के अलॉन्ग यहाँ पे आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र, बाहर में आ चुका है म्यू नॉट आई बटे नीचे में क्या है 4 पाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के द होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे आया है आर बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी। अभी ये सब के सब अचर पद है, ये भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो म्यू नॉट आई बटे 4 पाई, इसका स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, इसको भी आप बाहर लेके आते हैं तो ये आर बटे आ जाएगा और रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ क्या बचेगा, डी। डीएल क्या है, स्मॉल लंबाई है किसका, उस वृत्त का। अब जब वृत्त का ये स्मॉल लंबाई डीएल है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कुल लंबाई निकाल के देगा। अब वृत्तीय पाद का कुल लंबाई कितना होता है, उसका परिधि होता है, इसका परिधि कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, जो उसका त्रिज्या है, यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट आई, यहाँ पे कैपिटल आर 4 पाई। अब देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर रूट दिया तो उसका मतलब पावर कितना, 1/2। किसी का भी रूट रहता है उसका पावर मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है। और जब सेम पद रहता है, सेम आधार रहता है, तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए लोग, इसका पावर कितना आ जाएगा, 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसका जो पावर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर डीएल का ही बताया कि इसका परिधि होता है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। अब यहाँ से ये पाई से पाई एक चला जाएगा, 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या आ गया, म्यू नॉट आई बटे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा, 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। यही x के अलॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र होगा, और b के y के अलॉन्ग तो क्या हो गया था, चुंबकीय क्षेत्र 0 हो गया था। यही हम लोग को देखने को मिलेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलता है। अब कभी कभी क्या करता है, इसमें बोल देता है, जैसे कि एक तार हम जब बनाते हैं, तार का एक कॉइल बनाते हैं, तो कॉइल में क्या होता है, सिर्फ एक ही तार नहीं लिपटा हुआ रहता है। कभी कभी क्या होता है, इस तार में क्या होता है, बहुत सारा तार ऐसे क्या करते हैं, लपेट देते हैं। तो अगर कॉइल जो बना रहे हैं उसमें उसको बोलते हैं फेरों की संख्या, क्या बोलते हैं,
फेरों की संख्या। अगर इसमें मान लें 3 बार लिपेट दिया तो फेरों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर फेरों की संख्या क्या कर दे, n कर दे, कितना बार लिपटे हुए तार को, n बार लिपटे हुए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यदि फेरों की संख्या n है, तो अगर ये एक फेरा के लिए हो गया तो n फेरा के लिए कितना हो जाएगा, इसमें n से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो उस केस में जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा इसमें n से गुना कर देंगे तो म्यू नॉट n i r स्क्वायर बटे 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए इसके लिए एक और चीज़ बताए थे कि अगर कोई वृत्ताकार पाथ होता है तो उसके केंद्र पर भी चुंबकीय क्षेत्र बताए थे, याद है ना। उसके केंद्र पर अगर वृत्ताकार पाथ है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना निकाले थे, म्यू नॉट आई बटे 2r, याद है ना। अब उसमें भी वृत्ताकार लूप आ रहा है तो उसमें भी बहुत सारा फेरा क्या कर सकते हैं, लिपेट सकते हैं, तार क्या कर सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं, क्वाइल बना सकते हैं। तो इसमें भी कैसे गुना कर सकते हैं, n से गुना कर सकते हैं। जहाँ पर भी उसमें बहुत ज़्यादा क्वाइल लिपटा हुआ है तो उसको हम फेरों की संख्या बोलते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कहाँ पे लगा रहता है, फैन वगैरह में सर आता है, फैन के अंदर देखिएगा तो क्वाइल बनाया हुआ रहता है, बहुत सारा तार क्या रहता है, लिपटा हुआ रहता है, तो उसी को फेरों की संख्या हम लोग कहते हैं। अब देखिए अगर कोई हमसे पूछ देगा ये वाला अगर फार्मूला याद है, आप पूछ देगा केंद्र पर बता दो, तो ये इससे भी निकाल सकते हैं। केंद्र पर बताने के लिए x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए कि हम क्या कर रहे थे, अगर ये यहाँ पर ये था तो पहले केंद्र पर निकाले थे उतना था, इससे ये x दूरी पर निकाले तो जब ये x वाला को क्या कर दे, 0 कर दे, यहाँ से लगा क्या करे, 0 कर दे तो कहाँ पे पहुँच जाएगा, केंद्र पर पहुँच जाएगा। तो अगर इसी में x की जगह 0 रख देंगे तो वही आ जाएगा। यहाँ के देखिए अगर यहाँ पे 0 रख देंगे तो b का मान क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n i r स्क्वायर बटे में 2 इंटू, इसके जगह पर 0 रख देंगे तो r के पावर कितना आएगा, r के पावर पहले से 2 है, इसका पावर कितना 3/2। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा r के पावर 3। इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट n i r स्क्वायर बटे 2 r के पावर 3। ये 2r से के 2r क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए तो वही आ रहा है, सिर्फ n इसमें नहीं है। n के लिए तो बता ही दिए कि n किस लिए आया, फेरों की संख्या का कारण आया, तो वही आ जाएगा। यहाँ से इस फार्मूला से भी उसको डिराइव कर सकते हैं। और ये जितना भी डेरिवेशन बताया जाता है, ये अगर इसका डेरिवेशन का बात करेंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 5 नंबर में। तो जितना भी आपको लॉन्ग डेरिवेशन देखने को मिलता है सब वो सब लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिलता है। 2 नंबर क्वेश्चन में यार दिक्कत नहीं होता है। 2 नंबर क्वेश्चन में बोले कि डेरिवेशन नहीं भी आता है, छोटा सा डेरिवेशन कोई पूछ रहा है तो उसमें क्या करना है, फार्मूला याद रखना है और फार्मूला का जितना भी टर्म्स रहेगा उसको एक्सप्लेन कर देना है वहाँ पे, उसी से नंबर मिल जाएगा। फिजिक्स में डिफ़िकल्टी वहीं पर आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ आपको लॉन्ग क्वेश्चन में। जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है उसी में डिफ़िकल्टी होता है, लेकिन उसमें भी चुनिंदा क्वेश्चन ही रहता है, ज़्यादा ऐसा नहीं रहता कि बहुत इधर उधर से दे देता है। उसमें 8 क्वेश्चन रहेगा तो हो सकता है कुछ आसान क्वेश्चन भी रहता है जिसको आप लोग बना सकते हैं। आगे चलकर और टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर, उसमें कुछ क्वेश्चन 5 नंबर में आसान देखने को मिल जाता है। लेकिन अभी जितना पढ़िएगा लगातार, जितना भी यहाँ पे पार्ट 1 बुक है जो फिजिक्स का, अगर NCERT देखिएगा तो सब डिफिकल्ट लेवल में आता है। पार्ट 2 वाला थोड़ा सा आसान हो जाता है, उसमें जल्दी जल्दी टॉपिक भी खत्म होता है। जितना भी डेरिवेशन आता है 5 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत होता है, अदरवाइज ना तो ऑब्जेक्टिव में दिक्कत होगा और नहीं आपको 2 नंबर क्वेश्चन में आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। इसलिए ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है, चैप्टर अगर पढ़े थोड़ा बहुत अच्छा से, फार्मूला वगैरह याद है अच्छा से, तो उससे भी आप आसानी से बता सकते हैं आंसर। तो चलिए तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। बहुत सा इन्फॉर्मेशन होगा, सुन लीजिएगा लोग।